ताज साहब, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी 3 बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक क्या रही हैं अभी तक की, तो आप मुझे 3 अपनी पॉलिटिकल मिस्टेक क्या बताएंगे? कांग्रेस छोड़ना एक मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक की जब मैं इस्तीफा जुलाई में दिया तो मुझे उसी वक्त हाई कमांड के पास चला जाना चाहिए था, दिल्ली में वो मैं नहीं गया। और आखिरी मिस्टेक? हाँ, आखिरी मिस्टेक ये हुई कि इसने ऑफर किया सपोर्ट और मेरे कुछ वर्कर भी कहते थे कि सपोर्ट ले लीजिए। वही वो एक ब्लंडर हुआ अल्ताफ बुखारी का, जो उसने सपोर्ट दी। अपनी पार्टी ने जो सपोर्ट दी वो एक बीजेपी का टैग सा लग गया। वो बड़ा ब्लंडर था, बहुत बड़ा ब्लंडर था। हाँ। आप मानते हैं कि आजाद साहब बीजेपी का पार्ट है? नो, आई डोंट से, बट ही हैज some understanding with it. आजाद साहब ने तो बड़ी वकालत भी की है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। 370 की मांग करना, रियासत के दर्जे के लिए आवाज उठाना। 370 का कभी जिक्र नहीं किया उन्होंने, कभी जिक्र नहीं किया। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने तो कई बार स्पीच पहले कहा था जब वो कांग्रेस में थे एज लीडर ऑफ अपोजिशन, उस वक्त कहा। आपके पास क्या एक ही ऑप्शन था, कांग्रेस ही, जिसे आप ज्वाइन करना चाहते थे? या इसके सिवा कोई और ऑप्शन भी? नहीं, मुझे पीडीपी ने कहा, मुझे बाकी पार्टियों ने कहा नो। अच्छा सर, कैसे फ्यूचर क्या देख रहे हैं अभी आप अपनी पॉलिटिक्स का? मैं देखिए कांग्रेस में रह के मैं रिटायर होना चाहता हूँ। कांग्रेस में रह के रिटायर होना चाहते हैं फ्रॉम पॉलिटिक्स? नॉट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स से कौन रिटायर हुआ? पॉलिटिशियन मर के अगर उसको कहे कि कब्र तोड़ के निकलूंगा फिर भी निकलेगा। सर कब ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस? किसी दिल्ली में करेंगे, जम्मू कश्मीर? नहीं, जम्मू कश्मीर में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करूंगा, लोगों के सामने करूंगा। क्या ताज मोइनुद्दीन साहब एक बारी फिर से वापस कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं? क्या हम ये माने कि घर वापसी हो रही है? और क्या हम ये भी माने कि ताज मोइनुद्दीन साहब को आज महसूस हो रहा है कि उनके लिए सबसे बेहतर जमात जो है वो कांग्रेस है? आज कई सारे अहम तरीन मुद्दों पर चर्चा होगी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर लीडर जनाब ताज मोइनुद्दीन साहब हैं, जो तारुफ के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने इक़्तिदार में जम्मू कश्मीर में बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया ताज साहब, आपका इतना बिजी स्केड्यूल था, आपने मुझे वक्त दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। ताज साहब, मैंने सुना और मैंने कुछ खबरें भी पढ़ी जो गर्दिश कर रही हैं कि आपकी घर वापसी हो रही है, आप कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। इंशाल्लाह बातचीत हो गई है, इंशाल्लाह कांग्रेस पे वापस जाऊंगा। कांग्रेस छोड़ी क्यों थी? देखिए, पार्टियों में कई अंदरूनी मसाइल होते हैं। अच्छा। और बड़े छोटे से होते हैं जिसपे जज्बात में आके लोकल लेवल पे हुआ, नॉट एट द सेंट्रल लेवल। लोकल लेवल पे कुछ गलतफहमियां पैदा हुई, उस वजह से मैं कांग्रेस से गया। 45 साल कांग्रेस में नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि वो बेचैनी थी हमेशा, चाहे आजाद साहब के साथ रहा मैं, मगर वही है कि उसको जानवर नहीं हिंदुस्तान से पाकिस्तान से। मतलब बात की है कि दिल जान से तो मैं कांग्रेस ही था। तो फिर कुछ टाइम के लिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के में चले गए। वहाँ का जो आजाद साहब का एटीट्यूड था, इट वाज लीनिंग टुवर्ड्स बीजेपी, इस वजह से आई हैड टू लीव। मतलब आप मानते हैं कि आजाद साहब बीजेपी का पार्ट है? नो, आई डोंट से, बट ही हैज सम अंडरस्टैंडिंग विद इट। मतलब कुछ समझौते बीजेपी के साथ तय थे? ये मैंने कहा उनसे जब मैं हुआ, सबके सामने मैंने कहा जो दाग लगा है बीजेपी का, आप मुझे बताइए कैसे मिटाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि आजाद साहब इस फैसले से आपसे खफा भी तो हुए होंगे? नहीं, खफा नहीं थे। उन्होंने कहा कि ठीक किया आपने। मैंने कहा हमारे रिश्ते रहेंगे, मगर मैं आपके साथ नहीं रह सकता। और उन्होंने भी यही माना, यही जवाब दिया। आजाद साहब क्या बहुत क्लोज साथियों में से एक माने जाते थे और बड़े दिल के करीब। आपके इस फैसले के बाद क्या आजाद साहब को भी तकलीफ पहुंची? उनको पता था। अच्छा, उनको पता था कि जाना है, क्योंकि एज ए पार्टी वी हैड ऑलरेडी फेल्ड। क्योंकि पैसों का इंतजाम नहीं था, दूसरा नहीं था, जिन्होंने प्रॉमिस किया था उन्होंने पैसा भेजा नहीं, तो बस। प्रॉमिस किसने किया था? I don't know. He had some understanding with somebody. They didn't lift his phone.
तो पार्टी सरवाइव नहीं कर पाई? पार्टी सरवाइव नहीं कर पाई। अच्छा सर, मैंने देखा एक टाइम में ऐसा हजूम हुआ कि सब लोगों ने डीएपी ज्वाइन किया, एक टाइम ऐसा है कि सब छोड़कर चले गए। व्हाई सर, व्हाट वाज द रीजन? देखो, मैं आपसे अर्ज करूं कि बुनियादें जब कमजोर हों, बेसिक, तो वो पार्टी रह नहीं सकती। अच्छा, बुनियाद का मतलब मेरा ये है कि एक तो आपने डिफाइन करनी है अपनी लॉयल्टीज, दोहरेपन से तो नहीं चलेगा। क्या आप सेक्युलर माइंडेड हो तो सेक्युलर उस पर चलोगे? क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग ही अलग थी? और मैंने ज्वाइनिंग के वक्त भी यही कहा था कि जिस वक्त भी मुझे शक हुआ, सवाल किया गया था, अगर आप थे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने कहा था कि अगर मुझे कभी भी शक हुआ कि इट इज लीनिंग टुवर्ड्स बीजेपी, तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज आपको शक हो गया है? नहीं, मैंने आजाद साहब से भी कहा, आप पे ठप्पा लग गया बीजेपी का। सर, ये ठप्पा कैसे लगा? मतलब कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि उन पे ठप्पा लगा है? कई बातें होती हैं, कई बातें हैं जिनसे जाहिर होता है कि ये ठप्पा लग चुका है। और क्या सर आप ये मानते कि आजाद साहब ने अगर वन नेशन वन इलेक्शन की उसमें ना किया होता तो शायद उन पे डब्बा नहीं होता। बट सर, आजाद साहब ने तो बड़ी वकालत भी की है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, 370 की मांग करना, रियासत के दर्जे के लिए आवाज उठाना। 370 का कभी जिक्र नहीं किया उन्होंने, कभी जिक्र नहीं किया। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने तो कई बार स्पीच पहले कहा था जब वो कांग्रेस में थे, एज लीडर ऑफ अपोजिशन उस वक्त कहा था। अच्छा, जब से अपनी पार्टी बनी उनकी डीएपी, तब से कभी जिक्र नहीं किया। सर, कुछ चीजों पे तो आप पे भी बंदिशें होंगी कि ताज साहब ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, इस चीज को ऐसे किया जाए, इस चीज को ऐसे किया जाए। जो हमारे हैं, जो हमारे दिल से जो कुछ चीजें हैं वो तो रहेंगी। कश्मीरियों का भी जज्बात का ख्याल रखना है, जो कांग्रेस करती है ही है। कश्मीरियों का भी रखना है, जम्मू का भी रखना है, चिनाब वैली का भी रखना है। तो ये तो 45 साल से जो काम हो रहा है वही होगा। 370 तो अब नारा है, सब मारते हैं, मैं भी मारता हूँ। वो कोई सही रहा नहीं, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं। ताज साहब, आपके पास क्या एक ही ऑप्शन था कांग्रेस ही जिसे आप ज्वाइन करना चाहते थे, या इसके सिवा कोई और ऑप्शन भी? नहीं, मुझे पीडीपी ने कहा, मुझे बाकी पार्टियों ने कहा नो। सिर्फ कांग्रेस के जिस जहन में 45 साल जहां रहे हो आप, तो क्या आप भूल जाएंगे? वो जहन कैसे बदल गया आजाद साहब के लिए? नहीं, आजाद साहब के लिए बदल गया। कई बार आदमी जज्बात में आकर कोई फैसला ले लेता है। लोकल लेवल पे कुछ ये थी और एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, तो मैं वहां चला गया। हम सब गए। अपॉर्चुनिटी लाइक व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी? कि पार्टी अवेलेबल है जो उसी मकसद के, मतलब हमारे साथ ही नजरियाती तौर पे है। तो एक घर से निकले दूसरे घर पे चले गए, मगर घर में पहुंचे तो वहां का मिजाज दूसरा था। शुरुआती दौर जब आपने सर डीपी एपी ज्वाइन किया तो आपको कहीं पे कोई शक शुबा नहीं था, सब ठीक चल रहा था। तो ये बात कहाँ पे आपको ऐसी लगी कि अब ताज मयुद्दीन को साथ छोड़ना चाहिए? इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन पे। पार्लियामेंट कैसे आपको ये बात समझ आ गई पार्लियामेंट में? देखिए, कई चीजें होती हैं पार्टी में जिसपे इख्तलाफात हुए। इख्तलाफात नहीं हुए, बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं। सिर्फ आजाद साहब से इतना पूछा कि हमारे पे ठप्पा लग गया है बीजेपी का, और वो ठप्पा लगा इस वजह से जब इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का उसमें इन्होंने चुना। इसका मतलब है कि मोदी के क्लोज है, कि इनको क्यों चुना गया, तो बातें गर्दिश करने लगी। वो एक रीजन था। हाँ ताज साहब, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी 3 बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक क्या रही हैं अभी तक की, तो आप मुझे 3 अपनी पॉलिटिकल मिस्टेक क्या बताएंगे? कांग्रेस छोड़ना एक मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक?
दूसरी मिस्टेक की, जब मैं इस्तीफा जुलाई में दिया तो मुझे उसी वक्त हाई कमांड के पास चला जाना चाहिए था, दिल्ली में। दिल्ली में। वो मैंने गया, क्योंकि सोनिया गांधी जी से मैं किस मुंह से कहता, जब वो मुझे ये कहती थी कि गुलाम नबी को क्या हुआ, तो मैं उनको क्या जवाब देता कि मुझको क्या हुआ। तो इसलिए वो गलती हुई, उस वक्त मुझे चाहिए। और आखिरी मिस्टेक? हाँ, आखिरी मिस्टेक ये हुई कि इसने ऑफर किया सपोर्ट, और मेरे कुछ वर्कर भी कहते थे कि सपोर्ट ले लीजिए। वही वो एक ब्लंडर हुआ। क्या अल्ताफ बुखारी का, जो उसने सपोर्ट दी, अपनी पार्टी ने जो सपोर्ट दी, वो एक बीजेपी का टैग सा लग गया। वो बड़ा ब्लंडर था, बहुत बड़ा ब्लंडर था। हाँ। अगर वो सपोर्ट ना होता तो क्या आप एमएलए के इलेक्शन में अपने ओपोनेंट को डिफीट करता था? अरे साहब, कश्मीरियों ने वोट नहीं दिया, क्या कहते हो आप? 25,000 वोट में 5,000 वोट मुझे और आ जाता तो बात खत्म थी। अगर उस तो कश्मीरी वोट जो है नहीं आया, कश्मीरी वोट टोटली। तो आपने अल्ताफ बुखारी के साथ क्यों सर उस वक्त में उसको बुलाया, बिठाया, सपोर्ट ब्लंडर किया? एक ब्लंडर हुआ बस, यही कि अब 3 मैंने कह दिया, ब्लंडर ये हुआ। अच्छा सर, कैसे फ्यूचर क्या देख रहे हैं अभी आप अपनी पॉलिटिक्स का? मैं देखिए, कांग्रेस में रह के मैं रिटायर होना चाहता हूँ। कांग्रेस में रह के रिटायर होना चाहते हैं फ्रॉम पॉलिटिक्स? नॉट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स से कौन रिटायर हुआ? नहीं, उम्र के लिहाज से भी बात सुनिए, पॉलिटिशियन मर के अगर उसको कहे कि कब्र तोड़ के निकलूंगा, फिर भी निकलेगा। दिस इज ट्रूली, समझे? तो जिस हद तक है, जब तक एक्टिव रह सकता हूँ तब तक कांग्रेस में ही। ताज साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अभी तक आपने अपने इक़्तिदार में बहुत काम किया, बहुत नाम कमाया, बहुत मुकाम हासिल किया, बहुत इज्जत कमाई। अब इससे आगे इस चीज को कौन लेके चलेगा? आज तक तो ताज मयूद्दीन ने इस चीज को किया है, तो आगे ये जिम्मेवारी किसके कंधों पर रहेगी? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। ये कोई खानदानी राज तो नहीं है, खानदानी मुगलिया थोड़ी है कि अपना मेरा कौन होगा। जो पार्टी डिसाइड करेगी, जो वर्कर डिसाइड करेंगे। ये तो पार्टी लेवल की बात है। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि आपका भी कोई शौक, कोई ऐसा जो आपके परिवार से हो, जो आपके नाम को बरकरार रखे? Nobody is interested. Nobody is interested in politics. नहीं, मेरी बच्चियां जो हैं डॉक्टर हैं। एक जो यहाँ 2 इंग्लैंड में है, एक जो यहाँ है वो एसोसिएट प्रोफेसर है। अब साल के बाद वो प्रोफेसर हो जाएगी, 5 साल के बाद मे बी शी इज प्रिंसिपल। तो उसको कहाँ लगाऊंगा मैं? तो ये चिराग सिर्फ आप ही तक था सियासत का? बिल्कुल, पहले भी खानदान में कोई नहीं था, इससे भी आगे भी शायद कोई ना हो। सर, कब ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस? किसी वक्त भी। दिल्ली में करेंगे, जम्मू कश्मीर? नहीं, जम्मू कश्मीर में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करूंगा, लोगों के सामने करूंगा। तारिक हमीद का बहुत करीबी होंगे आपके? मेरे रिश्तेदार भी हैं और करीबी भी हैं, सब करीबी हैं। कांग्रेस में कौन दूर है? आजाद साहब से बातचीत होती है? नहीं, कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बातचीत होगी? सलाम दुआ? हाँ, सलाम दुआ तो हमेशा रहेगी। उन्होंने भी कहा, मैंने कहा रिक्शा पर्सन जो है हमारा वो तो रहेगा, वो एग्री किया उन्होंने। एक आखिरी सवाल मेरा, इस गुफ्तगू को खत्म करेंगे जाते जाते लम्हात में। आजाद साहब के साथ ये क्या हो गया? मेरी खुद समझ में नहीं आता। ये क्या कर बैठे वो? यही तो मैं कहता हूँ, यही मैडम कहती थी। मैडम सोनिया गांधी ने मुझसे कहा, इतने स्टॉलवर्ड लीडर को क्या हुआ? कहां से कहां चले गए? क्या कर सकते? देखिए, मैडम के कई एहसानात हैं मुझे, कई। जम्मू कश्मीर में वो सिर्फ मेरे घर आएंगे। वो फोटोग्राफ है उनका, बिल्कुल सामने है, सामने हकीकत। इस घर का फोटो है। तो उनके पर्सनल कई ये थे, रिलेशन थे। तो
तो मैं किस मुंह से उनसे जाता कि कहता कि मुझे जी वापस आना है, वही रोक दिया। हकीकत है, ये तो आपकी बात बहुत अच्छी है, मैं इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करता हूँ। आप तो चलो आ गए क्योंकि आपका कहना है कि 45 साल से आपके दिल में और आपके जहन में कांग्रेस थी, लेकिन जिन लोगों ने आज़ाद साहब को तैयार किया, कई सारे लोग, चाहे वो चनाब वैली के हों, चाहे वो पीर पंजाल के हों, सब लोगों ने आज़ाद साहब को तैयार कर आगे भेजा, वो सब भी तो भाग गए। वो भी सब वापस आ रहे हैं कांग्रेस में, सब कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। ये तो फिर अल्टीमेटली आज़ाद साहब के साथ गेम होगी ना? नहीं, आज़ाद साहब ने पार्टी डिसॉल्व कर ली, तो उन्होंने सब यूनिट्स डिसॉल्व कर लिए। आज़ाद साहब भी तो नहीं आ रहे हैं कांग्रेस में? नहीं आया, मुझे कोई आइडिया नहीं, हो सकता है पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। क्या पैगाम देना चाहेंगे सर आप इस समय जो लोग आपको देख रहे हैं? यही कि जिस पार्टी में हो उसी पार्टी में रहो, ताज महल की तरह बाहर न निकलना। इस चीज का आपको पछतावा है क्या बाहर निकले? मुझे पछतावा है। इट्स ए पॉलिटिकल मिस्टेक सर। इट इज ए ब्लंडर। ब्लंडर? ओह माय गॉड। बस वेल, हमारे साथ थे ताज मोइनुद्दीन साहब, जिनसे हमने गुफ्तगू की दिल खोल कर की। शुक्रिया अदा करते हैं सर, आपने भी दिल खोल कर हमसे बात की, कोई कसर नहीं छोड़ी, जो सच था वो आवाम के बीच में पेश किया। मुझे ताज साहब को देख के दिल में एक इमोशन भी आता है, वो इसलिए कि ताज साहब का पॉलिटिकल कैरियर बहुत लंबा है, बहुत कुछ किया है, नो डाउट बहुत कुछ ज़िंदगी में हासिल भी किया है, लेकिन इस गधी को आगे ले जाने वाला कौन है ये ताज साहब को भी मालूम नहीं है। ये सिर्फ इतना जानते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक ये सियासी चिराग जलता रहेगा, मेरे बाद क्या होगा मैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हूं। लेकिन ताज साहब को इस चीज़ का भी दिल में दुख ज़रूर है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक ये कि मैंने कांग्रेस को छोड़ा, उससे बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक ये है कि मैं दिल्ली नहीं गया, और उससे बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक ये कि मैंने अल्ताफ़ बुखारी की हिमायत ली, जो कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, जिसकी वजह से उस वक्त में कहीं ना कहीं लोगों का एक विश्वास मुझ पे से उठ गया। बहरहाल सियासत में ये सब चलता है, कभी हार होती है तो कभी जीत होती है। अभी 3-4 साल के बाद फिर से इलेक्शन लड़ेंगे, एमएलए इलेक्शन। अरे अगर जिंदगी रहेगी, अल्लाह करे आपकी लंबी उम्र हो, अगर होगी, अगर मैं जस्टिस कर सकूंगा तो जरूर, नहीं होगा तो अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। लेकिन मुझे इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में आकर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और इसलिए वापस जाना चाहते हैं। कहते हैं जिस घर से आया हूं उसी घर में वापस जाऊं, रिटायरमेंट लूं और अल्लाह हाफिज अपनी आवाम को करूं। मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, अल्लाह बेहतर करे, सब ठीक होगा। लेकिन ताज साहब ने आज वो बातें हमसे बयां की हैं जो बातें आप तक पहुंचाना इंतहाई बहुत ज़रूरी था। मैं उम्मीद रखता हूं अपनी जम्मू कश्मीर की आवाम से कि आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एक छोटी सी रिपोर्ट है आमिर सुहेल के साथ।